Hello guys, welcome to Olive Board. I hope you all are doing well. Last week I published a timetable, and after that we had a strategy session with you all. Now the question arises कि मैम मेरा तो कोई इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है. Yes, 11th-12th में पढ़ी थी, बट अभी मुझे याद नहीं है. तो ये सारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका या तो इकोनॉमी में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, या पढ़ी थी भूल गए हैं, और अब वो ये पता लगाने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम उनके लिए है भी कि नहीं, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी सकते हैं कि नहीं. तो चलो एक बार ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है फर्स्टली. नेक्स्ट थिंग ये देख लेते हैं सिलेबस में क्या है, और फिर उस हिसाब से सिलेबस में जो लिखा है उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे. तो एक बार क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं और ये समझते हैं कि आरबीआई आपसे क्या चाहता है. चलो स्टार्ट करते हैं. I would not take much of your time, but these 10-15 minutes will help you understand कि where is the paper setter is aiming at. पेपर जो सेट हो रहा है उसका exactly pattern क्या है. तो let's start with the eligibility part. तो eligibility के लिए it specifically says कि उन्हें eligibility चाहिए in any discipline. They are not concerned with किस background से आप आते हो. Any discipline means any discipline, and that too 16 marks. 60% marks हैं for general, as well as 50% है for the reserved category. तो you are through. Next thing, चलो ये तो एलिजिबिलिटी हो गई. अगर उन्हें एलिजिबिलिटी में कोई लॉ का या मैनेजमेंट वाला जब कोई स्पेशलिस्ट चाहिए होता है तो वो स्पेशलिस्ट वैकेंसी निकालते हैं, उसमें वो एक एक्स्ट्रा पेपर भी कंडक्ट करते हैं. आई होप यू नो जनरल वालों के अलावा भी देयर आर एग्जाम फॉर आरबीआई ग्रेड बी. नेक्स्ट थिंग, अब ये देखते हैं कि इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़ के सिलेबस क्या है. तो व्हेन वी कम टू द सिलेबस पार्ट यू कैन जस्ट सी कि ये लास्ट 2 लाइंस तो आपकी सोशल इश्यूज से रिलेटेड हैं. द लाइंस रिटन ओवर हेयर आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमी पोर्शन. एक बार सिलेबस को पढ़ो, आपको समझ में आएगा. पहली बात तो कि जो सिलेबस है ये ऑल टुगेदर आपकी 11th-12th में जो आपने पढ़ा है बस उतना ही है. अगर नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप 2-3 महीने बैठ के आप ये सब एक बार रीड कर लोगे, बिलीव मी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा. दोबारा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ एकदम कोर इकोनॉमी नहीं है. इकोनॉमी सिर्फ उतनी है जितना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें आपको जनरली समझ में आ जाए आपके डे टू डे लाइफ में हाउ इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, या फिर किस तरह से इकोनॉमी वर्क्स, बस उतना ही जानना है. लेट्स सी कि क्वेश्चंस क्या पूछे थे. 4 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम अ रिपोर्ट दैट, और एक चीज़ और, जितनी भी रिपोर्ट इस एग्ज़ाम में आई हैं, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आपके इकोनॉमिक पोर्शन में हो, दोनों ही जगह जो रिपोर्ट्स आई हैं वो एग्ज़ाम के होने से 2-3 महीने पहले ही पब्लिश हुई थी, या फिर देवर देयर इन न्यूज़ 2-3 मंथ्स मतलब विद इन दिस ब्रैकेट ऑफ 2-3 मंथ्स. चलो कोई नहीं, एक बार डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन रिपोर्ट से रिलेटेड था. इस पैराग्राफ के बेसिस पे देवर 4 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व, एंड देवर प्रीटी इजी क्वेश्चंस. किसी ने रिपोर्ट पढ़ी होगी या फिर एटलीस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी है उसको एक नॉच आगे पढ़ा होगा. बैंकिंग एग्ज़ाम और आरबीआई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें एक फ़र्क तो है. बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो जीके आती है वो आप ऊपर सरफेस लेवल पे पड़ी हुई इंफॉर्मेशन देख के भी क्रैक कर सकते हो, बट हेयर जैसे ये आपका एक मिशन के ऊपर, एक योजना के ऊपर, विच इज़ योर लाइफ मिशन, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था. तो बेसिकली ये एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था जिसके ऊपर अनदर 4 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड. तो 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली 4 रिपोर्ट से 4 स्कीम से. नेक्स्ट देखो, दिस वॉज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर रिपोर्ट. तो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था. अनदर 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर रिपोर्ट सेक्शन ओनली. नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि बैंक का जब एग्जाम होता है तो सरफेस लेवल से इंफॉर्मेशन पूछता है, और जब आरबीआई पूछता है तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहता है आपके टॉपिक में. इसीलिए जब मैं पीआईबी का सेशन लेती हूँ, आई ट्राई कि सरफेस लेवल से ही मिशंस को कवर ना करूँ, या मतलब जैसे हमने पीवीटीजी मिशन कवर किया तो मिशन का आउटले कवर करने से कुछ नहीं होगा. क्वेश्चन देखो, ट्राइबल ग्रुप्स क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, दिस वाज व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड. तो दैट सिंपली मीन्स आपको एक नॉच ऊपर जाना है. दैट इज़ व्हाट कंसिडरिंग सोशल इश्यूज़, या फिर सिलेबस में जो सोशल इश्यूज़ वर्ड है वो इसी की वजह से लिखा है, बिकॉज दे वांट खाली मिशन के बारे में मत जान के आ जाओ, ये तो देखो कि उनको वो जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्हें उस तरह से क्लासीफाई क्यों किया गया है. सो वी हैड डिस्कस दिस इन डेप्थ इन आर डेली पीआईबी सेशंस. सो आप भी जब किसी भी न्यूज़ को कवर कर रहे हो
तो व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब पता होना चाहिए, ये सब आप एक बार देख लो। तो चलो अभी हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चंस रिपोर्ट्स, फिर स्कीम्स 4 क्वेश्चंस, फिर अगेन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम स्कीम्स। नाउ इसके अलावा आप एक बार खुद से जाना, ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, आप एक बार उसको देखना ज़रूर, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी इकोनॉमी के पेपर में पूछी गई थी डायरेक्टली। नेक्स्ट थिंग, 15 मार्कर्स क्वेश्चन में आई होप यू ऑल नो, इन 15 मार्क क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं, सिमिलरली इन 3 में से भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स सी पूछा क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन आरबीआई की रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स में था, दैट्स वाई पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपोर्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगेन रिपोर्ट। ये तीनों ही रिपोर्ट में आपको कितनी इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। यू ओनली टेल मी, आपको क्या लगता है कि इन सभी रिपोर्ट्स को कवर करने के लिए आपको कितनी इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम्स, स्पेसिफिकली स्कीम्स जो कि एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपका स्कीम से है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है, दैट टू इन 10 मार्कर। और क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो ये सिलेबस में डायरेक्टली वर्ड लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट यू मस्ट नो। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी आपके सिलेबस में लिखा ही हुआ है। वन मोर थिंग, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ लो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस आंसर एज वेल। नेक्स्ट थिंग, What are the various challenges faced by tier 1 and tier 2 cities? ये आपका purely current affair based question था। ये this question could have been attempted by all those जो newspapers से काफ़ी thorough हैं, those who understand what is coming in their newspaper portion. So this is related to your newspaper part only. Now I want to ask you one thing. ये 6 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव डिस्कस किए, इससे पहले मैंने 12-15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किए। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए इकोनॉमी आपको डेप्थ में पढ़नी है, जिसमें मतलब बहुत टफ लेवल की इकोनॉमी चाहिए, पीएचडी करवानी है इनको इकोनॉमी में? कोई क्वेश्चन था? आप खुद ही सोचो। चलो ये तो एक हो गया इकोनॉमी के 200 मार्क्स का रफली पेपर, जिसमें मैंने क्रक्स में इसको एक्सप्लेन किया है, आप खुद से भी जाके एक बार देख सकते हो। नाउ लेट्स सी फाइनेंस। मैनेजमेंट की बात यहाँ नहीं करूँगी, मैनेजमेंट के लिए अलग से एक सेशन ले लेंगे। फाइनेंस के देखते हैं, जो फाइनेंस का 100 मार्क्स का पेपर था, फाइनेंस और मैनेजमेंट 200 का ही आता है, बट 100 फाइनेंस को और 100 मैनेजमेंट को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में फाइनेंस क्या लिखा है? जनरल फाइनेंस। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब हम बात करते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए, तो जिसको तो बिल्कुल नहीं पता उसको बताना है कि जाके बैंक में अकाउंट खोल लो, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। बट आप और हम जैसे लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वी आर वेल रेड, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस वक्त मार्केट में हैं। हम मनी इन्वेस्ट करें या ना करें, हमें पता ज़रूर होना चाहिए। तो क्या बुराई है अगर आप जान लेते हैं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में? बहुत डेप्थ में नहीं पूछता, सिंपल इतना पूछेगा फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, उसको डिफाइन कर दो, दैट्स इट। बट पता तो होना चाहिए आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपसे पूरा स्टॉक मार्केट नहीं पूछेगा। बट फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप 1-2 महीना लगाओगे, पूरा फाइनेंस, पूरा इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का स्टैटिक पोर्शन, यू विल बी एबल टू कवर इट। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन ये भी होगा, मैम अकाउंट्स पिछले साल ऐड कर दिया था। अकाउंट्स का जो सिलेबस है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, रेशो एनालिसिस, या फिर ये जितनी भी रेशो है इनका जो एग्जाम्पल दिया है, पिछले साल क्वेश्चन आरओए से आया था, रिटर्न ऑन एसेट, इसको पढ़ने बैठोगे 10 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत कोई डेप्थ में सिलेबस नहीं पूछा है, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो बहुत सिंपल पूछ रहा है, तो क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं पूछ रहा है। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ 10 डेज दे दो, अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अकाउंट्स के बारे में, सिर्फ 10 डेज डेडिकेटेडली हर एक टॉपिक को दो और उसको एनालाइज करो कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बेटर होगा कि जो सेबी और ये सब के एग्जाम्स होते हैं, एक बार इसको जाके देख लो और देखो वहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट्स इट, एंड यू आर सॉर्टेड। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस क्या पूछे थे एक बार देख लेते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, मैं मानूंगी बिल्कुल ये इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन है, दैट वाज आस्क्ड इन योर फाइनेंस, बट एक बात बताओ, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो टैक्स के बिना, ऑप्शन देखो, जीएसटी बताने की जरूरत है, जीएसटी टैक्स है कि नहीं, इनकम टैक्स बताने की जरूरत है, इनकम टैक्स है कि नहीं,
तो ऑप्शंस आप देखो इतने सिंपल सेट किए हैं कि कोई भी कर सकता है, बस एक थोड़ा सा उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, बस क्वेश्चन देके डर ना जाए कि अरे ये इकोनॉमिक ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ओनली दैट यू मस्ट नो. नेक्स्ट थिंग, what is the maximum limit that a resident individual can freely remit per financial year under the liberalized remittance scheme. अगेन स्कीम से क्वेश्चन है, पिछले साल ये न्यूज़ में बहुत था LRS आपकी स्कीम, दैट्स वाई RBI ने काफ़ी सारे सर्कुलर्स भी पब्लिश किए थे रिगार्डिंग दिस, दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़ एंड इट वाज आस्क्ड. पिछले साल लिमिट बढ़ाई थी, दैट्स वाई ऑल्सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. नाउ पता है प्रॉब्लम क्या थी, अगर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ये जो 2x पे देखने वाली जो जनता होती है ये क्या करती है, फटाफट सारी वीडियोस इनको देखनी है, इनको लगता है वीडियो जितना नंबर में बढ़ जाएंगी दे विल बी एबल टू गैदर मोर, दे डोंट सिट एंड दे डोंट मतलब एनालाइज नहीं करते हैं जो पढ़ा है उसको. जैसे PVTG मिशन पढ़ा, बस मिशन पढ़ के छोड़ दिया, अरे ये तो देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब होती क्या है, ये तो देखो सेंसस में क्या लिखा है उनके बारे में, और उनको उस तरह से क्लासीफाई क्यों किया गया ये भी देख लो. और उससे अगर कोई बेनिफिट हुआ है, रिसेंट पास्ट में कोई रिपोर्ट आई है, जैसे अभी अगस्त के मंथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक PIB में फुल फ्लेजेड आर्टिकल था जिसमें इतने सारे ग्राफ्स थे, आप उसको तो देख लो, उससे आप काफ़ी सारा डेटा गैदर कर सकते हो, एक अच्छा आंसर लिख सकते हो. नो वरीज. इसका ऑप्शन नंबर 1 था, और आप ऑप्शन देखो कैसे सेट किए, 2,50,000 इन $, 2,50,000 इन इंडियन रुपीज़. सी किसी ने अगर ऊपर से न्यूज़ पढ़ ली होगी तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब उसको यहाँ पे दैट पर्सन विल गेट स्टक इन दिस पॉइंट. एनीवेज, ऑल इन ऑल ये करंट का क्वेश्चन था, इसका इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है. जिसने LRS स्कीम समझ ली होगी क्या होती है, उसको ज़्यादा इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा. नेक्स्ट थिंग, अगेन अ क्वेश्चन ऑन स्कीम. फाइनेंस का फाइनेंस में 4 to 5 क्वेश्चन अगेन स्कीम से पूछे गए, एंड द स्कीम वॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना. ये तो वैसे भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो ये तो पूछा है अगर तो इम्पॉर्टेंट ही है, ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं. तो क्या इसको प्रधानमंत्री जनधन योजना में इकोनॉमी है कहाँ ये बताओ. कितना आपको स्टैटिक क्या पढ़ना है इसके लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना है ना. फाइनेंशियल इंक्लूजन पता होना चाहिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन पता करने के लिए अगर आप करंट अफेयर्स भी जानते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द न्यूज़, यू विल बी एबल टू tackle this as well. Next thing, calculate return on asset. जैसे मैंने बोला अकाउंट्स में yes certain topics are that ways, और एक ना एक दो अकाउंट के क्वेश्चन आपके रहेंगे पेपर में, बट अगर आप 10 दिन पढ़ लिए यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे आई डाउट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कितना बैलेंस शीट बनाने के लिए आपसे कहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो इसलिए पिछली बार भी ये स्पेक्यूलेट किया था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी आएगा, और अगर आएगा भी तो रेशो से आएगा, एंड सी ROA से क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली स्कीम से आया, विच इज़ योर रिटेल डायरेक्ट स्कीम. न्यूज़ में थी, क्वेश्चन भी आया 15 मार्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर था, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, हेनरी फ्योल. आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस ओवर हेयर, बट वन थिंग इज ये आपका डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा है. सो आउट ऑफ सिलेबस कहीं भी नहीं गया, वो जो वहाँ लिखा था वहीं से पूछा. नो वरीज, किसी और दिन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में. कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. Next question, the 2 10-marker question, one was of ONDC and the other question was on pre-sanctioned credit lines and bags through UPI. Both of these questions were there in your current topics. They came quite a few times in your Mint Business Standard articles in your newspaper section. अगर किसी ने वो पढ़ा होगा, कोई न्यूज़पेपर कोई करंट अफेयर्स को टैप कर रहा है, तो दोज पीपल वो ये 2 10-marker questions भी अटेम्प्ट कर सकते थे. सो ऑल इन ऑल दिस वाज आल्सो नॉट अ रॉकेट साइंस. इन सभी क्वेश्चंस में आप मुझे एक बात बता दो, कितने क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन से. यू ओनली टेल मी कितना वेटेज है इकोनॉमी में स्टैटिक पोर्शन का, आप ही बता दो. बट येस, जब इंटरव्यू होता है तो डेफिनेटली वो CRR, SLR और ऑल दीज टर्म्स दे डू आस्क. दे एक्चुअली वांट समबडी जिसको जो बेसिक इकोनॉमी है उसकी समझ हो.
तो आपको जो ये आपकी पूरी प्रिपरेशन है 2-3 महीने बैठ के यू स्टडी व्हाट इज़ देयर इन द स्टैटिक पोर्शन, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनफैक्ट अगर इंटरव्यू में भी पूछेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा, और जो भी है सिलेबस में भी वो भी काफ़ी सिंपल है। 11th-12th की जो NCERT है अगर आप उसको भी पढ़ लोगे तो मैनी ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम देयर इटसेल्फ, तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, वील बी देयर टू हेल्प you out. Thank you and have a nice day.